देखो भाई, सबसे पहले आपके पास ना एक जो इस चैप्टर के अंदर कहानी नहीं लिखी हुई, मैं वहीं से इस बात को शुरू करता हूँ ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्ट आए। देखो मेरा बेटा, एक साहब थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल प्रोपोज किया। रदरफोर्ड का मशहूर ज़माना एक्सपेरिमेंट जो कि आपने किया था, याद होगा, वो आपके पास था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। यानी कि गोल्ड फॉइल के ऊपर इन्होंने क्या किया, अल्फा रेस को बम्बार्ड किया। और उसके बाद इनके सामने ना तीन ऑब्जर्वेशन निकल करके आई। इन्होंने क्या किया, अल्फा रेस जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेज है, उनको इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंका। और इन्होंने तीन चीजें ऑब्जर्व करी। पहली चीज इन्होंने ये ऑब्जर्व करी कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा रेस या मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। पास्ट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि मैक्सिमम वो थी जिन्होंने कोई डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मायना होता है अपने रास्ते से हट जाना। मतलब समझो, एक बॉडी को मैं यहां से भेजता हूं कि तुम्हें ऐसे सीधा जाना है, वो ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाना शुरू हो जाए, अब ये कहलाएगा डिफ्लेक्शन, डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। तो इन्होंने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा रेस को जिस रास्ते पर फेंका गया था वो उसी रास्ते पे आगे चलती रही, उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करी। अच्छा, some of them suffered minor deflection, some of them suffered minor deflection। कुछ ने जो है वो माइनर डिफ्लेक्शन सफर करी। सही है, गौर से सुनते जाना। कुछ ने क्या करा भाई, कुछ ने माइनर डिफ्लेक्शन सफर करी। ठीक है, आगे देखो अब जरा। फिर मेरा बेटा, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, बहुत ही कम, बहुत ही कम मेरे बच्चे ऐसी थी, यानी कि ये शायद 0.00125% होगी, वेरी फ्यू। यानी कि ऐसे लिखा जाता है 1/8,000, इतनी कम। मतलब बहुत कम ऐसी थी जिन्होंने 180 डिग्री के 180 डिग्री डिफ्लेक्शन सफर करी, या आप कह सकते हो मेजर डिफ्लेक्शन सफर करी। 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन फेस की या मेजर डिफ्लेक्शन फेस की। अब ये इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। ये क्या किया इन्होंने, अल्फा रेस को बम्बार्ड किया किसके ऊपर मेरा बेटा, गोल्ड फॉइल के ऊपर, और ये उसके जो रिजल्ट्स है ना वो निकल करके सामने आए। ठीक है, अब इन्होंने यहां से जो है ना कुछ कंक्लूजन्स ड्राइव किए और उसकी बेस पे इन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहा गया। ठीक है, अब देखो इन्होंने एक कंक्लूजन यहां से जो निकाले ना, पहली चीज, पहला कंक्लूजन, इन्होंने कहा कि यार ये जो मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा रेस पास कर रही हैं विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एटम का बड़ा हिस्सा, एटम का जो मेजर चंक है, एटम का जो मेजर चंक है वो खाली है, वो एम्प्टी है, या मेजर पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई चीज मौजूद नहीं है। इसका इन्होंने रीजन क्या दिया, इन्होंने दिया कि अगर कोई चीज होती तो अल्फा पार्टिकल उससे इंटरेक्ट करता, और इंटरेक्ट करता तो उसमें डिफ्लेक्शन आती, उसका रास्ता बदल जाता, उसकी स्पीड कम ज्यादा होती, कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब उसने किसी चीज से इंटरेक्शन नहीं किया, इसका मतलब एटम का मेजर चंक क्या है, एम्प्टी है। पॉइंट नंबर 2 को देखते हुए इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन सर्टेन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, एनर्जी लेवल्स के अंदर, या शेल्स के अंदर, या ऑर्बिट्स के अंदर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इसकी रीजन इन्होंने दी कि यार कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो इन्होंने माइनर डिफ्लेक्शन सफर करी है इलेक्ट्रॉन से टकराकर। वेरी फ्यू जो कि 180 डिग्री, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी ऐसे जाए, समझना और से, कोई बॉडी ऐसे जाए और ऐसे ही पलट करना, यहां से ऐसे ही वापस आ जाए। मतलब कोई बॉडी इसी डायरेक्शन में जाए और यहीं से पलट करना, इसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, ऐसे करके वापस आ जाए, ऐसे टकराने के बाद। ये मेरा बेटा आपके पास कहलाती है 180 डिग्री डिफ्लेक्शन। इन्होंने कहा कि चूंकि ऐसा बहुत कम हुआ है, इसका मतलब यहां कहीं पे आपके पास एटम के सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनको डिफ्लेक्शन हो रही है, और अल्फा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन हो रही है, और अल्फा पार्टिकल्स कैसे थे, पॉजिटिव थे। तो इन्होंने कहा कि भाई जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, इन्होंने कहा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, एक तो इन्होंने कहा पॉजिटिवली चार्ज है, इन्होंने कहा न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा उन्होंने कहा ये एक्सट्रीमली डेंस है। एक्सट्रीम क्या है, डेंस है। मैं आपको दोनों के रीजन बताता हूं उन्होंने ऐसा क्यों कहा।
पॉजिटिव चार्ज के लिए इन्होंने रीजन ये दी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए रीजन ये दी कि यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो 180 डिग्री की डिफ्लेक्शन जो है ना वो सफर कर रहे हैं, यानी कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट करके आपके अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं। ठीक है। इन्होंने कहा डेंस बहुत है, इसकी रीजन इन्होंने दी क्या? क्योंकि देखो देखो, अगर इस न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता तो ज्यादा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करके आते वापस। इस न्यूक्लियस का साइज, इसका मतलब बहुत क्या है, छोटा है। इन्होंने कहा कि भाई इस न्यूक्लियस का साइज क्या है, बहुत छोटा है। भाई साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तभी तो बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस जाके मिला और बस वो टकरा के वापस आए। मतलब खुद सोचो ना, अगर आपने 8,000 अल्फा रेज भेजी तो उनमें से सिर्फ एक टकरा के वापस आ रही है, तो सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा नुक्ते से बराबर होगा कि सिर्फ एक रे टकरा के वापस आ रही है। तो अब देखो डेंसिटी जो होती है ना वो मेरे बच्चे डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर, मास और वॉल्यूम पे। अब देखो अगर आप चाहते हो कि डेंसिटी बढ़ जाए तो उसके दो रीजन है, एक तो मास बढ़ा दो, दूसरा वॉल्यूम कम कर दो। तो इन्होंने दोनों बातें करी। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस का जो साइज है, जो हजम है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत छोटा है। रीजन रीजन ये है कि भाई आपके पास ये जो 8,000 में से सिर्फ एक जो रे है ना वो टकरा करके क्या हो रही है, वापस आ रही है। और तो उन्होंने कहा कि ये वाली बात भी इन्होंने करी, मास ज्यादा होने वाली। इन्होंने कहा कि एटम का जो मास है दैट इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये बात भी आपको भी समझाता हूं। कंसंट्रेट होना कहते हैं घुसे होना, और बहुत फंस फंस के मौजूद होना, बहुत मुश्किल से किसी चीज को आपने ठुसाया, फिट किया किसी चीज के अंदर। तो एटम का जो मास है ना दैट इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है। अब आप इसकी मिसाल समझो। मिसाल क्या है, देखो आपके पास एटम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का मास 1.6 पावर माइनस 27। न्यूट्रॉन का मास भी तकरीबन 1.6 पावर माइनस 27। इलेक्ट्रॉन का मास तकरीबन 9 × 10 पावर माइनस 31। इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से तकरीबन 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 लिख भी रहा हूं यहां पे, तकरीबन 1800 गुना छोटा है, यानी कि 1800 टाइम्स छोटा है मास के लिहाज से। अब आप सोच के देखो, जरा सोच के देखो, सोचो जरा। मैं बोलता हूं यार मेरे पास जो है ना, जरा गौर से सुनना, अच्छे तरीके से सुनना और समझना और मुझे बताना। ये सोडियम का एटम सब जानते हैं, सोडियम 1123, यस सर सब जानते हैं। इसके अंदर ये जो 11 है ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये 23 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स है। मैं सिर्फ आपको बात समझा रहा हूं कि उसने कैसे कहा कि ये जो एटम है ना ये इसका मास कंसंट्रेट हुआ हुआ है न्यूक्लियस में, कैसे उसने ये बात अखज की थी वो आपको समझा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट फील हो जाए। अब देखो ये न्यूक्लियस के अंदर ना ये 23 एलिमेंट्स होंगे, या 23 एलिमेंट्स तो कहना गलत है, 23 पार्टिकल्स होंगे। इस 23 के अंदर मेरा बेटा 11 तो होंगे प्रोटॉन और 12 होंगे न्यूट्रॉन, सही है। और 11 इसके पास भाई जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ओवरऑल एटम के ऊपर चार्ज 0 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। अब आप सोचो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास है 1 किलोग्राम, सिर्फ आसानी के लिए 1 किलोग्राम, ताकि समझना आसान हो जाए। और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इससे 1800 गुना हैवी है, तो मान लेते हैं इनका मास है 1800 किलोग्राम। सही है? समझ आता है, समझ आता है। अब देखो अगर मैं भी सोडियम की बात कर रहा हूं। अब जो सोडियम का न्यूक्लियस होगा, सोडियम का जो न्यूक्लियस होगा मेरे बेटे, सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के होंगे। जी सर होंगे। भाई 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे, और एक का मास माना हुआ है आपने 1800 किलोग्राम। सही है। तो इसका मास कितना हो गया, 23 मल्टीप्लाई बाय 1800, बहुत ज्यादा मास आ रहा है। जबकि जो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, एक का मास आपने माना हुआ है कितना, 1 किलोग्राम, तो भाई कितने हो गए, ये 11 किलोग्राम हो गया। अब आप सोचो, जरा सोच के देखो आप, न्यूक्लियस के अंदर 23 मल्टीप्लाई बाय 1800 यानी कि 41,400 किलोग्राम का मास है। यानी कि ये जो मास है ना ये कितना आ रहा है, 41,400 किलोग्राम। ये मास न्यूक्लियस जैसी जगह में मौजूद है। और ये 11 इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर शेल में, उनका मास 11 किलोग्राम है। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता, भाई एटम का टोटल मास क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सबका मास जोड़ ले आप, भाई यही होगा ना, भाई प्रोटॉन है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है सबका मास जोड़ लोगे तो दिस विल मेक अप द मास ऑफ एटम। अभी एटम के जो सोडियम की अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इलेक्ट्रॉन 1 किलो का है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1800 किलो के हैं, तो आप देखो
जो मास न्यूक्लियस में मौजूद है वो 41,400 किलोग्राम है, और जो मास सराउंडिंग में मौजूद है शेल्स के अंदर वो कितना है, सिर्फ 11 किलोग्राम है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता मेजोरिटी ऑफ द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस? सही है। अभी तो मैंने मिसाल ली थी ना, अब आओ वापस जरा। इसने कैसे कहा कि एटम का मास कंसंट्रेट है यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में, और आपके पास जो प्रोटॉन है या जो आपके पास न्यूट्रॉन है ये कहां पे है? ये मेरे बच्चे न्यूक्लियस के अंदर है। जब ये न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही तो एक्चुअल मास होता है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि न्यूक्लियस इज अ वेरी 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 डेंस रीजन। वहां पे आपके पास क्या है, बहुत मास कंसेंट्रेट, और एटम का 99.99999% मास जो है ना एटम का, वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, बहुत छोटी सी जगह पे। और इसका साइज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसको हम फर्माई मीटर में नापते हैं। फर्मा मीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। सही है। अब जल्दी से मैं समअप कर देता हूं, ठीक है। ये है नहीं हमारे कोर्स के अंदर, लेकिन आगे समझने के लिए आपको चाहिए। और ये जो जहां तक की बात है ना, ये न्यूक्लियस की डेंसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट, तो ये आपको आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में हेल्प करेगा, जो अगला चैप्टर हमने पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बोहर की थ्योरी में आपको डायरेक्ट बता नहीं सकता जब तक आपको इसके मसले ना बताऊं रदरफोर्ड के, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या करा भाई, एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे इसने 3 रिजल्ट्स कंक्लूड किए। और ये आपके पास पूरा एटॉमिक मॉडल कहलाता है। किसका एटॉमिक मॉडल कहलाता है मेरे भाई? ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल कहलाता है, ये वाला, ये जो सब पूरी बात लिखी हुई है। क्या कि भाई एटम का बड़ा हिस्सा खाली है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज और बहुत डेंस है, ठीक है। समझ में आ गई बात की? जी सर, समझ में आ गई बात की। अब मेरा बेटा यहां तक की बात तो अपनी हो गई क्लियर, सही है। अब आगे हमारे पास क्या हुआ जनाबे वाला, आगे क्या हुई? अब इससे ना भाई साहब सवाल पूछे गए। लोग जाहिर है उस जमाने में भी अक्लमंद थे, जैसे आज के जमाने में लोग हैं, किसी को फलता फूलता नहीं देख सकते, तो बिल्कुल उस जमाने में भी लोग ऐसे ही थे। उन्होंने इससे सवाल पूछना शुरू किए। अब उन्होंने इससे सवाल क्या पूछे भाई? अब उस जमाने में ना ये बात इस्टेब्लिश थी कि कोई भी जो एक्सेलरेटेड चार्ज है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है। कोई भी जो चार्ज है ना, एक्सेलरेटेड चार्ज, यानी कि मैक्सवेल के ये बेसिकली कवानीन है, ठीक है। कोई भी आपका जो एक्सेलरेटेड चार्ज है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी ये बात हुई थी कि अगर कोई ऐसा चार्ज जो कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज। अब देखो, इसने क्या कहा, इसने कहा कि यार आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे शेल के अंदर क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे घूमता जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। अब आपको ये बात पता है कि मेरा बेटा जब भी कोई चीज दायरे में घूम रही होती है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होती है, ये बुनियादी बात है। क्यों भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? ऐसी कोई भी ताकत जो बॉडी को दायरे में घुमाए। तो जो बॉडी दायरे में घूमती है उसके पास क्या होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है। तो इसका मतलब जब इससे पूछा गया कि बेटा जब आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हो गया एक्सेलरेटेड चार्ज। जी सर, ये हो गया एक्सेलरेटेड चार्ज। अब उससे पूछा गया कि बेटा ये बता कि अगर ये एक्सेलरेटेड चार्ज है तो इसका मतलब इट शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। भाई यही बात है ना, इट शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। भाई ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं क्या होती हैं? अब तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने, क्या होती हैं? ये तो आपके पास फोटॉन्स होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं, तो एनर्जी हो गई ये तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई इट शुड इमिट एनर्जी। सही है। ये ना सिर्फ ये कि इसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए, बल्कि कैसे करनी चाहिए, कंटिन्यूअसली करनी चाहिए। क्यों भाई? भाई इसलिए क्योंकि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, ये घूम रहा है दायरे में। जब घूम रहा है तो ये एक्सेलरेटेड चार्ज है, क्योंकि इसके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, तो इसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए। अब होना ये चाहिए कि जब ये एनर्जी इमिट करेगा तो इसके एनर्जी लेवल्स चेंज होंगे। क्यों सर? भाई एनर्जी लेवल एक सर्टेन एनर्जी के ऊपर होता है, मतलब जैसे अभी मान लो इलेक्ट्रॉन इस लेवल के ऊपर है, जब ये एनर्जी इमिट करेगा, यहां से एनर्जी निकलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाएगा, नीचे वाले सेल में आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब होगा क्या, होते होते होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट करे, और कंटिन्यूसली इमिट करे, और करते 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 मतलब एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करते करते वो क्या करे, वो ऊपर से नीचे आता जाए और फाइनली वो किसके अंदर आके घुस जाए, न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाए। लेकिन ऐसा कभी देखा नहीं गया कि
दुनिया भर के अंदर कोई भी एटम स्टेबल ना हो और सबके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बिहेव कर रहा हो और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है ना वो इमिट करे और इमिट करने की वजह से उसके एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन हो, ऊपर से नीचे आए और फाइनली वो फॉल कर जाए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा नहीं देखा गया। तो पहला तो ये जो रदरफोर्ड था ना वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका कि भाई व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फॉलिंग इनटू द न्यूक्लियस इफ दे आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। दूसरा, एक और चीज जिसने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को जो है ना वो बड़ा धचका दिया, वो ये था कि इट शुड इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। उस जमाने में लोगों ने क्या किया, लोगों ने ना स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किए, डिफरेंट एटम के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किए। अच्छा, स्पेक्ट्रम क्या होता है ऐसे समझ लेना। स्पेक्ट्रम मेरा बेटा आपके पास ना ऐसे समझ लो कोई ग्राफ लाइक चीज है। स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हो। इस ग्राफ लाइक चीज के ऊपर क्या करते हैं, हम वेवलेंथ प्लॉट करते हैं। कौन सी वेवलेंथ? देखो, मान लो कोई एक एटम है, वो एटम रेडिएशन इमिट कर रहा है, सही है, वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? भाई रेडियो वेव है। भाई आपको नजर तो सिर्फ विजिबल आती है ना। आपने वो जुमला याद किया था, राहुल मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। अब रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नजर आपको इसमें सिर्फ कौन सी आती है, विजिबल आती है, बाकी तो नहीं दिखती। कैसे पता चलेगा कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी क्या एनर्जी है? आप क्या करते हो, इनकी वेवलेंथ की बेसिस के ऊपर प्लॉटिंग करते हो, स्पेक्ट्रम बनाते हो। अब वेवलेंथ की मदद से फिर आपको पता चल जाता है यार इसकी एनर्जी क्या है, क्योंकि आपको पता है इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लेमडा। तो दिस इज स्पेक्ट्रम, सही। अब स्पेक्ट्रम ना मेरे बच्चे दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं वैसे तो। एक आपके पास होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक आपके पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखो मेरे बच्चे, आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? अगर आपके पास एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट हो ना, तो मतलब यहां पे एक कलर चल रहा है, यहां पे दूसरा कलर शुरू हो गया। ठीक है, मैं आपको ना इसकी तस्वीर लाके दिखा देता हूं, अभी आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। अब देखो मेरे बच्चे, ये एक आपके पास है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक मिनट है। ये टूल्स। अभी आपने इस पे नहीं समझना कि ये क्या लिखा हुआ है, एब्जॉर्प्शन, इमेजन, दैट इज फिलहाल नन ऑफ योर बिजनेस। आप सिर्फ वो देखो जो बता रहा हूं। एक देखो इसमें आपको नजर आ रहा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और एक आपको नजर आ रहा है इसमें लाइन स्पेक्ट्रम। देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या है, देखो अब इसके अंदर ये ब्लू से लाइट ब्लू हो गया, आपको पता ही नहीं चला कहां पे हुआ है ये ब्लू से लाइट ब्लू, देख रहे हो? इसमें कोई बाउंड्री डिमार्केशन नहीं है। फिर ये ब्लू खुद ही ग्रीन में हो गया, आप बता ही नहीं सकते कहां पे ये ग्रीन हुआ है। फिर ये ग्रीन थोड़ा सा येलोइश हो गया, फिर ये ऑरेंज हो गया, फिर ये कहीं रेड हो गया, फिर ये काले की तरफ जा रहा है, फिर ये कहीं पर्पल हो गया। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर ना बाउंड्री डिमार्केशन पॉसिबल नहीं हो पाता। अब इसको देखो, ये आपका लाइन स्पेक्ट्रम है। देखो इसमें ये डार्क रीजन चल रहा है। डार्क रीजन का मतलब ये, जब ये डार्क रीजन चल रहा है ना, इस डार्क रीजन का मतलब यह है कि कोई एनर्जी इमिट नहीं हो रही या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट नहीं हो रही, कोई एनर्जी इमिट नहीं हो रही। ठीक है, ये आपका वो रीजन है। अब यहां पे देखो, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि भाई यहां पे आपके पास क्या हुई है, एनर्जी इमिट हुई है। तो देखो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कब बनता है, जब मुसलसल 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 एनर्जी क्या हो रही होती है, इमिट हो रही होती है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की पहचान क्या है कि उसके अंदर बाउंड्री डिमार्केशन पॉसिबल नहीं है। एक फोटोन निकला ज्यादा एनर्जी का, एक फोटोन निकला कम एनर्जी का, तो वो सारे के सारे ना मिक्स प्लेट होके बने हुए होते हैं। जबकि आपके पास जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है ना, उसके अंदर डिमार्केशन हुई हुई होती है। आपको पता चलता है वाज़ेह तौर पे भाई कब कौन सा फोटोन निकले। और जब तक कोई फोटोन नहीं निकलता तो आपको ब्लैक पट्टी चल रही होती है। ठीक है, डार्क रीजन है, मतलब कोई वहां पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। अब देखो जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था ना, उसकी बेस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि बीच में रुक गए, रेस्ट कर लिया, फिर रिवॉल्व करना शुरू हो गए, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे थे। तो बच्चे जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे थे, तो होना क्या चाहिए था कि आपको मिलना चाहिए था कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन लोगों ने जब स्पेक्ट्रम स्टडी किए
1800 के आगे पीछे। तो जो प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से पता चला वो लाइन स्पेक्ट्रम मिला करते थे। ये आगे चल के आप जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज पढ़ोगे ना, लाइमन, बार्मर, पास्चेन, ब्रैकेट, पी फंड, ये बेसिकली वो लोग हैं जिन्होंने उस जमाने में एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था। यही वजह है कि इस चैप्टर का नाम एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक फिजिक्स के नाम से रखा जाता है। जैसे आजकल आप में से जो लोग केमिस्ट्री जिनका सब्जेक्ट है, कंप्यूटर वालों से माजरत, जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में आप लोग अपने कॉलेजेस के अंदर सॉल्ट एनालिसिस करते होगे, यकीनन किए हैं किसी ने सॉल्ट एनालिसिस के प्रैक्टिकल किए हैं? वो जो आप अजीबो गरीब काम कर रहे होते हो, अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें मीज़ें डाल के जो है ना वो उसमें सॉल्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, ये कौन सा सॉल्ट है। कभी उसकी वो बदबू सूंघ रहे होते हो, कभी उसका कलर देख रहे होते हो, कभी उसकी स्ट्रक्चर देख रहे होते हो। तो उस जमाने में ना एटम को पहचानने का जो तरीका होता था ना वो उसके बेस स्पेक्ट्रम की बेसिस पे होता था कि भाई हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, अच्छा वो इस तरह का होगा। अच्छा, प्लेटिनियम का स्पेक्ट्रम है वो ऐसा होगा। अच्छा, लिथियम का स्पेक्ट्रम ऐसा होगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम होते थे ना, ये जो स्पेक्ट्रम होते थे, दीज स्पेक्ट्रम वर बेसिकली आइडेंटिफिकेशन टूल। ये मतलब अब ये फालतू की लंबी कर रहा हूं मैं, मुझे पता है कि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे एग्जैक्टली लेकिन बेसिक अगर क्लियर होंगे ना तो आगे समझ में आना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो क्या करते थे यहाँ पे ना, वो आपके पास आइडेंटिफिकेशन पैटर्न में इस्तेमाल होते थे कि यार ये अच्छा ये हाइड्रोजन है, जैसे अभी सॉल्ट एनालिसिस होता है बिल्कुल वैसे ही। अब वो आपके पास क्या होते थे मेरे बच्चे, वो आपके पास क्या, वो आइडेंटिफिकेशन टूल के तौर पे आपके इस्तेमाल हुआ करते थे, ठीक है। तो अब देखो दो इसके ऊपर एतराज उठ गए। पहला एतराज ये उठा कि यार आप ये कहते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उसको तो एनर्जी लूज करते रहना चाहिए और करते करते फाइनली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस एंड एटम शुड नॉट रिमेन स्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये था कि स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूस होना चाहिए, जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया, ये होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। होता तो इन एक्चुअल नीचे वाला है। जब भी आपने हाइड्रोजन का इमेजन स्पेक्ट्रम प्लॉट किया तो वो तो आपको वही मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट ही नहीं कर रहा। डार्क रीजन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं कर रहा, अब कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा। इसकी क्या रीजन है? तो रदरफोर्ड इसको नहीं समझा पाया। अब यहां से हमारा जो है ना वो कॉन्सेप्ट शुरू होता है बोहर के एटॉमिक मॉडल का या बोहर के पोस्टुलेट का, जहां जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा। आगे फॉर्मूले वॉर्मूले तो इसके बहुत सीधे सीधे से हैं, बहुत आसान से है, वो तो 2 मिनट में करा दूंगा मैं इसके फॉर्मूले, और उसके न्यूमेरिकल भी बहुत आसान से आते हैं। यहां तक मुझे बता दो सब चीज क्लियर है, बोलो। अब देखो मेरा बेटा, जब रदरफोर्ड के पास ये दो एतराज उठे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो उसको फाइनली न्यूक्लियस के अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि उसके एनर्जी लेवल्स कम होते जाएंगे, ठीक है, मतलब एनर्जी लेवल वो शिफ्ट करता जाएगा, ऊपर से नीचे आता जाएगा, एंड फाइनली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। सिमिलरली दूसरा एतराज ये उठा कि भाई होना तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम चाहिए लेकिन मिलता लाइन स्पेक्ट्रम में, इसकी क्या रीजन है? कोई जवाब नहीं दिया भाई। तो अब क्या होता है, आपके पास बोहर आता है। बोहर ने आगे अपने कुछ पोस्टुलेट दिए, तो इसी वजह से ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है ना इसको हम बोहर रदरफोर्ड मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसने कहा पहली बात कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट करता है उनको कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट। सुनना गौर से, इसने क्या कहा, स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स के अंदर रोटेट करता है ना इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। और इसके अंदर, या इसको हम ये भी कहते हैं कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। उसने कहा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, गौर से सुनना, आपका इलेक्ट्रॉन जब तक फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स के अंदर मौजूद है और वो रोटेट कर रहा है तब तक ना तो वो एनर्जी देगा ना वो एनर्जी लूज करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हुए स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर एनर्जी को क्या नहीं करता? रिलीज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स रहती है, या कह लो कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज रहती है या वो फिक्स रहती है। फिक्स कर लो, अभी क्वांटाइज वॉन्टाइज मुश्किल हो जाएगा, आसान आसान चीजें लेके चलते हैं। पहला इसका जो पोस्टुलेट था वो बहुत सिंपल सा था। इसने कहा कि भाई स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स एग्जिस्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, और इलेक्ट्रॉन उनमें एग्जिस्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करता है तो वो एनर्जी रिलीज नहीं करता। अभी ऐसा क्यों होता है वो इसने नहीं बताया, वो इसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। बोहर के पोस्टुलेट में इसका जवाब नहीं कि ऐसा क्यों होता है।
लेकिन इसने जो ये लाइन स्पेक्ट्रम और ये सारे मसले थे ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए उसके ऊपर आया। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है वो सिर्फ करता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है वो करता है सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग ट्रांजिशन। करता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन। और या आप इसको कह सकते हो डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन मतलब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आना, यानी कि ऊपर वाले किसी शेल से नीचे वाले शेल में आना। इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ड्यूरिंग ट्रांजिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन। और गेन कब करेगा इलेक्ट्रॉन? जब इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा एक्साइट हो रहा होगा। एक्साइट करने का मतलब क्या है? लोअर लेवल से कहां जाएगा? अपर लेवल पे जाएगा या हाई लेवल। ठीक है, ध्यान में रख लेना एक बात। ये इसने जो है ना वो 2 पॉइंट्स दिए। अच्छा, फिर इसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन या लूज करेगा, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जितना दिल करेगा वो मुंह उठा के उतनी एनर्जी देगा या लेगा। इसने कहा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन या लूज करेगा वो फिक्स है। यानी कि इलेक्ट्रॉन फिक्स एनर्जी ही या तो गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। फिक्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल गेन या फिक्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल लूज। और इसने कहा वो जो आपके पास है ना फिक्स एनर्जी, वो बराबर है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी कि इसका डिफरेंस है। क्या मतलब सर? समझाते हैं अभी आप कि भाई साहब इससे क्या मुराद है। मेरा बेटा इससे ये मुराद है कि मान लो आपके पास यहां पे ना 2 शेल्स हैं। बिल्कुल आसान वाली मिसाल समझ लो। देखो, मान लो ये मेरा बेटा आपके पास ना 2 एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, लेट्स से वी हैव 2 एनर्जी लेवल्स ओवर हियर। इसको मैंने कह दिया कि भाई लेट्स से दिस इज शेल नंबर 1 एंड लेट्स से दिस इज शेल नंबर 2। ठीक है, इसकी एनर्जी मान लेते हैं हम लोग 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी एनर्जी मान लेते हैं हम मिसाल के तौर पे 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। समझाने के लिए मानिए डमी वैल्यूज है। ठीक है, अच्छा। अब मेरा बेटा आपके पास एक कोई इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अगर मेरे बच्चे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, ऐसे करके आता है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर से नीचे आता है, तो आपको नजर आ रहा है ये ऊपर वाले शेल से कहां आ रहा है? मेरे बच्चे नीचे वाले शेल में आ रहे हैं। हायर शेल से कहां आ रहा है? लोअर शेल में आ रहा है। सर आपने ये हायर शेल की एनर्जी कम कैसे लिख दी और लोअर शेल की एनर्जी ज्यादा? वो सब आपको आगे चल के पता चल जाएगा। मैंने बोला ना अभी ये डमी वैल्यूज है, मतलब मैंने जान के ये वैल्यूज ली है, लेकिन आप अभी रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप मान लो ये डमी वैल्यूज है। ठीक है, हायर शेल और लोअर शेल किस पे कह रहे हो? नंबर की बेस पे कह रहे हो, ऐसा समझ लो भैया। 2 ऊपर वाला शेल है, 1 नीचे वाला शेल है, खत्म हो गई कहानी। सही। इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो क्या करेगा भाई? वो एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी रिलीज कर दी। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जो इन दोनों एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है। भाई कितना डिफरेंस है? 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना बना ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया, ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है यार, यानी कि ये एनर्जी रिलीज कर दी। सिमिलरली अगर यहां पे आपके पास एक कोई इलेक्ट्रॉन है, वो नीचे लोअर शेल से कहीं अपर शेल में जाना चाह रहा है, कहीं ऐसा इलेक्ट्रॉन है, वो कहीं ऐसे जा रहा है, मान लो भाई मिसाल दे रहा हूं, वो ऐसे आ रहा है, यानी कि एन इज इक्वल टू 1 से 2 पे जा रहा है। ये क्या करेगा? ये लोअर से हायर पे जा रहा है, तो ये एनर्जी क्या करेगा? गेन करेगा। इस फिनोमिना को हम कहते हैं एक्साइटिंग। ठीक है, ये एनर्जी एक्साइटिंग एनर्जी कहलाती है, जो कि इसको नीचे से ऊपर लेके जा रही है। कितनी एनर्जी गेन करेगा? देखो, जो इन दोनों का डिफरेंस है 15 माइनस का 7, और क्या आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस फर्क क्या है? जब एनर्जी बाहर आ रही होगी तो मैं इसको नेगेटिव साइन से शो करूंगा, जब एनर्जी अंदर जा रही होगी इसको मैं पॉजिटिव साइन से शो करूंगा। ठीक है, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है भाई? नेगेटिव साइन का मतलब ये होगा मेरे बच्चे कि आपके पास हो रही है इमेजन। और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा भाई? पॉजिटिव साइन का मतलब होगा आपके पास क्या हो रही है? एब्जॉर्प्शन। सही है। तो हमारे पास 2 तरह के स्पेक्ट्रम बनेंगे, एक इमेजन स्पेक्ट्रम बनेगा, एक एब्जॉर्प्शन बनेगा। एब्जॉर्प्शन मतलब जब वो एनर्जी गेन कर रहा है, इमेजन मतलब जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो भाई अभी तक के 3 पॉइंट्स क्या थे? पहला पॉइंट इसने ये दिया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी एनर्जी ऑर्बिट्स में मूव करता है। उसकी जो एनर्जी है वो ना तो ज्यादा होती है ना कम होती है जब तक वो घूम रहा होता है ऑर्बिट्स के अंदर। जब अच्छा, ये पूरे बोहर की छुरी के अंदर नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। सही है, उसके लिए फिर आगे श्रोडिंगर की वेव इक्वेशंस है। फिर इसने दूसरा चीज दी कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है वो करता है ओनली ड्यूरिंग ट्रांजिशन, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा।
ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि ऊपर उसके पास एनर्जी ज्यादा थी, नीचे आके एनर्जी कम हो रही है। फिर जो एनर्जी वो गेन या लूज करेगा वो भी फिक्स है, वो भी क्वांटाइज है, ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से करेगा। वो बराबर होगी, जो फोटोन वो गेन या लूज करेगा वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इन द एनर्जी लेवल। और मैंने आपको और आसान कर दिया कि यार प्लस और माइनस कैसे लगाने। अगर एनर्जी वो रिलीज कर रहा है सिस्टम से बाहर आ गई तो आप माइनस लगा लो, अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है तो आप क्या लगा लो, प्लस लगा लो। अब ये मेरा बेटा हमारे पास इसके हुए तीन पोस्टुलेट, ठीक है। अब आते हैं इसके चौथे पोस्टुलेट के ऊपर। अब इसने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन अलाउड एनर्जी स्टेट्स, ये इसके लिए ये टर्म भी होती है, इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट इन अलाउड सर्टेन एनर्जी स्टेट, जहां पे उसकी एनर्जी क्वांटाइज रहेगी। अब ये सवाल समझ में नहीं आया कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी जगह पे अलाउड एनर्जी लेवल है और कौन सा नहीं है। भाई जैसे देखो, कोई एटम है, उसमें ये न्यूक्लियस है, तो मेरे बच्चे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में तो आपके पास बहुत सारे क्या होती है, जगह होती है, ऐसे ही है ना, बहुत सारी जगह होती है। अब आपको अगर मैं यहां मिसाल देता हूं, भाई ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है। हमें देख के कैसे पता चलेगा भाई ए जो है वो शेल के ऊपर है, बी शेल के ऊपर है या सी शेल के ऊपर है, कहीं मार्किंग तो नहीं हुई हुई होती है इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में या न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। तो इसने पोस्टुलेट दिया, इसने बोला कि सिर्फ वो जगह शेल कहलाएगी जिस जगह का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इज एमवीआर, वो या तो एच अपॉन टू पाई हो या एच अपॉन टू पाई का कोई मल्टीपल हो। समझिएगा आप इस बात को, जब हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एग्जिस्ट इन सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल्स, आप कैसे बताओगे कि ये जगह आपके पास सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल में है या सर्टेन अलाउड एनर्जी लेवल में नहीं है। तो उसका रीजन ये है, वो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे, आप उस जगह का क्या निकालोगे, एंगुलर मोमेंटम, यानी कि मैं ए का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा, मैं बी का कैलकुलेट करूंगा, मैं सी का कैलकुलेट करूंगा, और देखूंगा इनमें से जिस जिसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई आ जाए, या इसका मल्टीपल यानी कि टू एच अपॉन टू पाई आ जाए, या इसका मल्टीपल यानी कि थ्री एच अपॉन टू पाई आ जाए, या और आगे एच अपॉन टू। ठीक है, वो जो आपको डिराक कांस्टेंट बता रहा था वो भी यहीं पे आ रहा है, या फोर एच अपॉन टू पाई आ जाए, यानी कि या तो एच अपॉन टू पाई हो या उसका कोई मल्टीपल आ जाए। एच अपॉन टू पाई का वैल्यू होता है मेरे भाई 1.05 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स, ठीक है। या तो ये हो या इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या ये हो, या थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, 3.15 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या ये हो। ठीक है, ऐसे आप चलते चले जाओ, या n मल्टीप्लाई बाय 1.05 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। तो आप क्या करोगे, आप उस जगह का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, अगर तो उसका एंगुलर मोमेंटम h बाई टू बाई या इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल आ रहा होगा, तो वो जगह शेल कहलाएगी, या वो अलाउड एनर्जी स्टेट होगी जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेगा और उसकी एनर्जी फिक्स होगी, अदरवाइज वो अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं होगी। अब इसका सवाल भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है। लेट से आपको मैं सवाल दे देता हूं, सवाल है कि भाई आपने एक किसी जगह का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया, एंड दैट एंगुलर मोमेंटम कम्स आउट टू बी 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। आपने बताना है कि ये जगह शेल कहलाएगी या ये जगह अलाउड एनर्जी लेवल पे है या नहीं। और अगर ये जगह अलाउड एनर्जी लेवल पे है तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, या और आसान कर लो, एनर्जी लेवल क्या होगा। ये जो एनर्जी लेवल है ना, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा एनर्जी लेवल, कौन सा एनर्जी लेवल होगा इसका, बोलो। आसान सवाल है, कर सकते हो या नहीं कर सकते, या मैं कर दूं ये, बोलो। और यहां तक बता दो सब समझ में आ गया। होता क्या है मेरे बच्चे, अभी आगे चल के भी हमने ये बात पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसको आप जितनी ज्यादा एनर्जी देते हो ना वो उतना एक्सटर्नल शेल्स में जाता है या ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स में जाता है। ठीक है, वो आगे चल के जब पूरा कॉन्सेप्ट आएगा ना उसका तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी वो बताऊंगा, समझ में भी नहीं आएगा। अब इसके अंदर पहले देख लेते हैं कि भाई ये जगह आपके पास शेल है या नहीं। देखो कैसे देखोगे आप कि ये जगह शेल है या नहीं। मेरा बेटा आप ये ऐसे देखोगे कि आप जो है ना एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है, 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ठीक है। और अब आपके पास तरीकाकार क्या है, आप जो भी आपका एंगुलर मोमेंटम आया ना मेरे बच्चे, आपको ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक जगह का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया, आपने बताना है कि ये जगह शेल के ऊपर है या नहीं है, ये जगह यहां पे शेल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हो, इसको डिवाइड कर लो किससे, 1.05 पावर माइनस 34 से डिवाइड कर दो, ठीक है।
जब आप डिवाइड करोगे, ये और ये मर गया, 1.05 वन जा और 1.05 फाइव जा। भाई 1.05 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवेंचुअली इट विल बिकम 5.25। आंसर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। चूंकि इसको 5 करने पे जो आपका आंसर है वो इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये जगह शेल कहलाएगी। यानी कि ये जगह पे शेल एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? देखो मेरा बेटा, आपने कैसे निकाला? आपको कहा गया कि यार किसी जगह का जो एंगुलर मोमेंटम है वो है 5.25 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड। अब ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है जो आपको मैं बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है 1.05 पावर -34 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये लिखा हुआ है वो। जब ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे आपके पास शेल क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। क्योंकि वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है? देखो ये चीज क्या है? ये चीज है मेरे बच्चे h/2 पाई के बराबर। और ये चीज क्या है? n के बराबर आ रही है। मतलब n इज बेसिकली एन इंटीजर। तो आपको नजर आ रहा है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है और पांचवा वहां पे क्या है? शेल है। बोलो, सबको समझ में आ गई यहां तक की बात? बोलो भैया, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? आगे चलते हैं सर। अब मेरा बेटा ये हमारे पास आ गया। अब यहां पे ना आपने पहले, सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि इसके अंदर जो है ना वो बेसिकली क्या क्या चीजें आपसे एग्जामिनर यहां से पूछते हैं और क्या क्या चीजें वो पूछने में इंटरेस्टेड हो सकता है यहां से वो आपसे। सबसे पहली चीज मेरा बेटा, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारे पास बोहर का एटॉमिक मॉडल है और इसकी बेसिस के ऊपर हमने जो है ना वो बहुत सारे अभी फॉर्मूले ड्राइव करने हैं या बहुत सारे हमने फॉर्मूले डिफाइन करने हैं। ठीक है। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है ये मेरा बेटा हमारे पास हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए डिफाइन हुआ है। बोहर का एटॉमिक मॉडल किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए डिफाइन हुआ है। हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या होता है? मैंने सीधा हाइड्रोजन ही क्यों नहीं कह दिया? जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है अपने शेल के अंदर, ये उसके लिए डिफाइन हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन इन द शेल। ठीक है। अब कौन कौन से हैं भाई? ऐसे मिसाल ले लेते हैं। एक तो हाइड्रोजन खुद है। अगर मैं आपसे पूछूं लिथियम, या अगर मैं आपसे पहले आसान वाली मिसाल समझते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं हीलियम, तो हीलियम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है He2 4। यानी कि मेरा बेटा इसके पास दो प्रोटॉन है और दो क्या है? न्यूट्रॉन है। और यहां से पता चल रहा है इसके पास दो प्रोटॉन है। और अगर हीलियम एटम की बात करूंगा तो उसके पास दो प्रोटॉन है, तो दो ही क्या होंगे मेरे बच्चे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सही है। अगर ये हीलियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये ऐसे ऐसे बन जाएगा। इसके इसको हम कहते हैं मेरा बेटा सिंगली चार्ज हीलियम आइन। क्या कहते हैं? सिंगली चार्ज हीलियम आइन। यानी कि ये एक आइन है जिसके ऊपर एक चार्ज मौजूद है क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है। तो इसके ऊपर भी ये बोहर का मॉडल आप लगा सकते हो। सिमिलरली अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम कुछ इस तरह का होता है Li3। यानी कि मेरा बेटा इसके पास तीन प्रोटॉन होते हैं और इसके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोई भी एटम होता है वो ओवरऑल तो न्यूट्रल होता है। ठीक है मेरे बच्चे। अब अगर ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भाई एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। ओवरऑल तीन इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दी आयन बनाने के लिए। तो इसमें भी कहलाएगा। अब ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है पास पेपर का? कि बोहर का मॉडल किस पे काम करता है? हाइड्रोजन एटम पर, सिंगली चार्ज हीलियम आइन, या डबली चार्ज लिथियम आइन। तो मेरा बेटा ये डबली चार्ज लिथियम आइन पर भी काम करेगा और ये सिंगली चार्ज हीलियम आइन पर भी काम कर रहा होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर काम करता है जिनके एक्सटर्नल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। तो बोहर के पोस्टुलेट के अंदर क्या था? इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट इमिटिंग रेडिएशंस, पढ़ लिया हमने। फिर H/2 पाई वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जब ये एनर्जी गेन या लूज करेगा तो क्या होगा। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहता हूं, बल्कि मैं कहता नहीं, मैं खुद ही आपको करके दिखा देता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे हमारे पास ना फर्दर क्या कहानी है इसके अंदर समझने के लिए। ठीक है। यहां पे हम किस तरीके से चीजों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब मान लो यहां पे मेरा बेटा हमारे पास ना एक हाइड्रोजन एटम है। मैं आपको बेसिक इक्वेशन बताऊंगा और उससे फिर मैं आपको आगे की ना डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन तो मैं नहीं बताऊंगा डायरेक्ट, फिर मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूलों में लेकर आ जाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो हमने किस तरह से निकाला है। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। और मेरे बच्चे ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास क्या है? शेल है। और चूंकि हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में ज्यादातर हाइड्रोजन का ही तस्करा है। और ये मान लो यहाँ पे ना मेरा बेटा हमारे पास कोई मान लो इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
नाउ दिस इज द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है मेरा बेटा, ये रोटेट कर रहा है, ये किसी शेल के अंदर है और इस शेल का नंबर मैंने रखा हुआ है, लेट्स से द शेल नंबर इज एन, एन वन हो सकता है, टू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करता जा रहा है। ठीक है। अब मेरे बच्चे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में क्यों मौजूद है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में एक सर्टेन फोर्स है। अच्छा, फोर्स भी है और साथ साथ आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ये, इसको मैं एज ए रेडियस भी कह सकता हूँ ना, रेडियस भी तो है ही है। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है उसका कोई ना कोई रेडियस भी होगा। ठीक है ना। इसको मैं एटॉमिक रेडियस कह सकता हूं, या इसको मैं ऑर्बिटल रेडियस भी कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर है। सर रेडियस क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जिस दायरे में घूम रहे हैं, इस इसके ऊपर किसी भी पॉइंट का सेंटर से जो फासला है, न्यूक्लियस से जो फासला है, वो आपके पास कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। क्या मैं ये कह सकता हूं न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में कूलम की फोर्स एग्जिस्ट कर रही है? बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान में कूलम की फोर्स एग्जिस्ट करेगी, बोलो हाँ या ना, बोलो। भैया आप में से जिसको ब्रेक चाहिए वो जा सकता है, अभी तो क्लास शुरू हुई है, 1 घंटा हुआ है, 2 घंटे की क्लास है, उसमें से अभी 15 मिनट ब्रेक दे दूंगा तो क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा टॉपिक हो जाए फिर ब्रेक दे देंगे आपको। ठीक है। कूलम की फोर्स एग्जिस्ट करेगी। अब मेरा बेटा कूलम की जो फोर्स है वो क्या है, F = K Q1, समझना गौर से, Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब ये RN का स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं भाई मैं यहाँ पे, RN का स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे भाई, RN का स्क्वायर मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया क्योंकि ये जो शेल है, वो शेल तो कोई सा भी हो सकता है ना, तो मैंने यहाँ पे RN कर दिया, इसको अभी अभी आसानी के लिए इसको R कर लेते हैं। ठीक है। आगे चल के इसको खुद ही हम RN करते रहेंगे जब आपको मैं ड्राइव कराऊंगा। ठीक है। R² हो गया, ये हो गया। अब K आपके पास कूलम कांस्टेंट है, और कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। अब तो सबने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया जितने यहाँ बैठे हैं। Q1 क्या है, न्यूक्लियस का चार्ज है। अभी न्यूक्लियस का चार्ज आप कैसे लिखते हो, Z × E करके लिखते हो, क्यों भाई? भाई न्यूक्लियस में चार्ज डिफाइन करने वाली चीज कौन सी है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन है। भाई एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, ई होता है। भाई एक प्रोटॉन पे चार्ज ई है ना, वही जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटॉन का चार्ज है। बस फर्क क्या है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है। अभी न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन्स की तादाद Z है और आपको न्यूक्लियस पे चार्ज निकालना है, तो टोटल चार्ज कैसे आएगा, Z × E। सर नहीं समझ में आया, फिर समझाएं। अरे भैया प्रोटॉन का चार्ज कितना है, +1.6 ⁻−19 कूलम। जी सर। दो प्रोटॉन का चार्ज मिला के क्या होगा, 2 × 1.6 ⁻⁻17। तीन का क्या होगा, 3 से कर देंगे। चार का क्या होगा, 4 से कर देंगे। सही है। अभी अगर प्रोटॉन टोटल, ये Z शो कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, अगर न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, तो भाई ओवरऑल चार्ज न्यूक्लियस का कैसे आएगा, Z × E से आ जाएगा। ठीक है। और बाहर आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हमेशा, क्योंकि ये बोहर की थ्योरी है ही किसके लिए, सिंगली चार्ज, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन होल्डर्स के लिए। तो एफ का वैल्यू क्या बन गया, एफ का वैल्यू बन गया आपके पास Z E² अपॉन में आ गया 4πε0 × R²। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो मेरा बेटा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, यहां तक क्लियर हो गया ना सबको, कैसे आया ये मेरा बेटा, जेड के साथ ई इसलिए आया क्योंकि आपने नंबर ऑफ ये टोटल चार्ज निकालना था। भाई न्यूक्लियस का चार्ज कैसे आएगा, न्यूक्लियस का चार्ज कैसे आएगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है ना जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं। ठीक है। एक प्रोटॉन का चार्ज ई है, तो सारे प्रोटॉन का चार्ज मिलाने के लिए क्या हो जाएगा, E × Z हो जाएगा। सही है। भाई एक प्रोटॉन का चार्ज ई है, दो का क्या हो जाएगा 2E, तीन का क्या हो जाएगा 3E, चार का क्या हो जाएगा 4E। तो अगर Z प्रोटॉन है तो मिला के चार्ज कितना हो जाएगा, Z × E हो जाएगा। ठीक है। ई पर स्क्वायर कैसे आया मेरे बच्चे, ये ई को ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ई पर स्क्वायर आ गया, ऐसे आया। ठीक है। क्लियर है। ये जेड ई के बाहर वाला ई कहां से आया भाई, एक Q1 की जगह पे मैंने लिखा है ZE, और Q2 की जगह पे मैंने लिखा है ई। ठीक है। चलो, चलो, ठीक है मेरा बेटा, आगे देखो। अब देखो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेरा बेटा ऐसे बड़े मजे से दायरे में घूमता हुआ जा रहा है।
इसका मतलब इसको दायरे में घुमाने के लिए कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी है? कूलम फोर्स है। यानी कि मैं कहूंगा ये कूलम की फोर्स बेसिकली किस तरह से बिहेव कर रही है? एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स बिहेव कर रही है। ऐसे ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यही है ना? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये आपका किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको उठा के अब। तो उसको इक्वेट कर देंगे, क्या बनेगा? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विल बी इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है। अब आगे हमारे जितने भी फॉर्मूले ड्राइव हुए हुए ना, वो जहन में रख लेना इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए में। एक ये क्वेश्चन इस्तेमाल होगी हर जगह पे, मतलब हम नहीं करेंगे ड्राइव, मैं सिर्फ बता रहा हूं। अगर आप कभी किताब वगैरह पढ़ोगे ना, तो इन दो इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन जो ऊपर मैंने आपको बोहर के पोस्टुलेट में बढ़ाई थी, एम वी आर, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है मेरे बच्चे किसी भी जगह का या किसी भी शेल का जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, वो एम वी आर किसके बराबर है? एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर आ रहा है। ठीक है। अब इसको यूज करते हुए मेरा बेटा, जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और हमारे पास जो हमारी कह लो कि रेडियस की वैल्यू आती है, वो रेडियस की जो वैल्यू आती है मेरा बेटा, रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट कम्स आउट टू बी एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, आगे बड़ा सा एक टर्म आता है जो कि आपका बेसिकली कांस्टेंट ही बन जाएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम, पाई एम जेड ई का स्क्वायर। अब इसमें जेड से क्या मुराद है? जेड से मुराद प्रोटॉन नंबर है। जेड से मुराद क्या है? अभी ऊपर बताया था ना मेरे बच्चे, जेड से मुराद क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको आप एटॉमिक नंबर भी कहते हो, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वही बेसिकली मेरा बेटा क्या डिफाइन करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11 है। 23 उसका मास नंबर है। तो जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो कौन बताता है? एटॉमिक नंबर बताता है। ये कहां से आया भाई? इसको सॉल्व करके आया। जैसे यहां पे एक आर से एक आर मर जाएगा, फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास शक्ल निकल करके आ रही होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास सूरत हाल है। अब आप नोट करो, तो ये जो पूरी की पूरी चीज है ना मेरा बेटा, ये जो पूरी की पूरी चीज आपके सामने नजर आ रही है, दिस पूरी की पूरी चीज इज ए कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है? समझो इस बात को। मगर अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं, मिसाल दे, देखो एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वैल्यू कांस्टेंट है 8.85 पावर माइनस 12। ठीक है। यहां लिख भी देता हूं ताकि आप ये घर पे तसल्ली से करते रहो जो भी करा रहा हूं। 6.63 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, आपके पास ये एच का वैल्यू आ गया। सिमिलरली एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। क्या वैल्यू आ गई? 8.85 पावर माइनस 12। ठीक है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली पाए का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। सिंप्लीफाई कर लोगे वो 3.142 के अंदर वैल्यू चल जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास? 9.11 पावर माइनस 3 1 किलोग्राम होता है। और Z, अच्छा Z का वैल्यू क्या है? 1 है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए हम काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी। मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये सिंगली चार्ज लिथियम आयन पे भी चलेगा और डबली चार्ज, और सॉरी डबली चार्ज लिथियम पे भी चलेगा और सिंगली चार्ज उस पर भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें भी एक एक हो जाएगा आखिर के अंदर फिर। लेकिन अभी हम जो हमारे कोर्स वाले हमसे काम करा रहे हैं, वो सिर्फ किसके लिए करवा रहे हैं मेरे बच्चे? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए करवा रहे हैं, और किसी के लिए नहीं करवा रहे। ठीक है। और इसके अलावा मेरा बेटा जो आपके पास ई है, ई इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वो कितना है? 1.6 पावर माइनस 19 कूलम है। जब आप देखो इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे, तो आपके पास जो आंसर उठ करके आता है, वो आपके पास आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब तसल्ली से वैल्यूज पुट करते रहना। ये जो कांस्टेंट है ना, इसी को हम कहते हैं आर नॉट, या इसको हम कहते हैं बोहर्स रेडियस। क्या कहते हैं इसको हम? बोहर्स रेडियस। ये ध्यान में रखना, यहाँ पे जेड का वैल्यू मैंने 1 लिख दी है। तो हमारे पास जो nth ऑर्बिट के लिए, अच्छा ये nth शेल से क्या मुराद है ये भी जरा समझ लो। nth शेल और इसकी वजह से रेडियस क्या चेंज हो रहा है वो भी समझ लो जरा। ये क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट बनेगा। देखो और से मेरे बच्चे फिर समझ लो मैंने क्या बताया। आपने क्या किया मेरा बेटा? आपने एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट किया। एटॉमिक रेडियस क्या है भाई? ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। अगर इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसका रेडियस बड़ा है, इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसका रेडियस छोटा है। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जाएगा तो उसका रेडियस क्या होगा? चेंज होता जाएगा। तो यही बात यहां बता रहे हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे किया? मैंने कहा भाई देख, एक आर से एक आर ये मर जाएगा। सही है। फिर ये एम वी स्क्वायर, ये यहां से आर का वैल्यू आप निकालोगे, मतलब या वी का वैल्यू निकालोगे। अगर मैं इस इक्वेशन से वी का वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा? एन एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एम इंटू वी, ये बनेगा। सही है।
v का वैल्यू अगर निकालोगे तो r नीचे आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई करोगे और फिर यहां पे लाके v स्क्वायर की जगह पे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे। मतलब ये बता रहा हूं डेरिवेशन कैसे हुई है, ये कैसे आया है, ये इसी क्वेश्चन से, इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए आया है। आपको ये फाइनल चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सवाल आपको यहीं से पूछेंगे, क्या क्या पूछेगा वो बताता हूं। अब फिर मैंने बताया कि ये पूरी चीज एक कांस्टेंट है। इसमें z को सर आप कांस्टेंट कैसे ले रहे हैं, z तो हर एलिमेंट के अलग होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके अलग अलग होते हैं। मैंने बताया मेरा बेटा मैं z को ऐसे कांस्टेंट ले रहा हूं कि मैं z आपके कोर्स वाला लेके चल रहा हूं, आपके कोर्स में सारा काम किसके लिए हुआ, हाइड्रोजन के लिए हुआ है। इस तरीके से मेरा z कांस्टेंट हो गया, 1 के बराबर आ गया। तो मैंने बोला भाई इस सब की वैल्यू कांस्टेंट है, किसके बराबर है, आर नॉट है, आर नॉट बोर्स रेडियस होता है। और बोर्स रेडियस हमारे पास कितना होता है, बोर्स रेडियस हमारे पास होता है मेरे बच्चे 0.53 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 0.53 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर, इसने ये बन जाना है उठ के, ठीक है। ये बन गई आपके पास चीज, बन गई सर हमारे पास ये चीज। अब क्या करें, तो ये आपके पास है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि यार, सुनना गौर से, सुनना अच्छे से, अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रॉन जो था वो n=1 से n=2 में चला गया, बताओ, बताओ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा। मतलब आपका जो, अब समझो सवाल की ना बात, समझो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं आपका कोई इलेक्ट्रॉन था जो कि ऐसे पहले शेल में था, यहां पे कहीं n=1 पे था, और इसने क्या किया मेरे बेटा, इसने जो है ना वो, इसने कहीं से क्या करा मेरे बच्चे, इसने ना कहीं से एनर्जी एक्वायर करी, इसने एनर्जी एक्वायर करी, और एनर्जी एक्वायर करने के बाद इसने ट्रांजिशन कर ली और n=1 से कहां चला गया, ये 2 में चला गया। अब आपको कह रहे हैं कि भाई रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट बताइए, कैसे निकालोगे, ये आपके सामने फॉर्मूला है, आर एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या, आर नॉट आ जाएगा उठ के, एन कितना है मेरे बच्चे, एन आपके पास है 2, और मल्टीप्लाई बाय आर नॉट, आर नॉट कितना है 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10 विच इज एंगस्ट्रॉम इन मीटर। 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आ गया 0.53 इंटू 10 पावर माइनस 10, सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 2 आया, 1 यहां चला गया, ठीक है। अब 4 5 20 और 1 यहां आ गया, मतलब 4/20 प्लस में 21 हो गया, तो ये क्या बन गया 2.12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 10 मीटर, ये आंसर आ रहा है। यानी कि आप देखो पहले के मुकाबले में आपके पास रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया है। कभी कभार ये सवाल पूछता है, कभी कभार एग्जामिनर आपसे एक और सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है एग्जामिनर आपसे, जो है ना वो रेशियो पूछता है, किस किस का, कि भाई मिसाल के तौर पे आपको बोलेगा कि भाई अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो 7th ऑर्बिट में है और आपका इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है, तो बताओ इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली क्या है, इनका रेशियो आपसे पूछता है। वो आपसे पूछ रहा है कि रेशियो क्या है, बेसिकली समझना जरा यहां पे बात। अब देखो यहां पे मेरे बच्चे इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता है आर एन का फॉर्मूला क्या है, इसको मैं कहूंगा आर एन प्राइम और अपॉन में आ गया आर एन। क्यों कह रहा हूं मैं ये, इसलिए कह रहा हूं मेरे बच्चे कि आर एन प्राइम, क्यों कह रहा हूं आर एन प्राइम में, आर एन प्राइम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखो दोनों जगह पे मैंने एन का वैल्यू अलग अलग लिया है ना, यहां पे 7th ऑर्बिट की बात हो रही है मेरे बच्चे, यहां पे चौथे ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे बन जाएगा एन प्राइम मल्टीप्लाई बाय बोहर्स रेडियस, एन प्राइम का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बोहर्स रेडियस, यहां पे हो जाएगा एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बोहर्स रेडियस। आपका ये बोहर रेडियस से बोहर का रेडियस मर गया, क्या बनता है ये एन प्राइम डिवाइडेड बाय एन, ऊपर आ गया स्क्वायर। यानी कि आपने जिन दो ऑर्बिट्स का रेडियस का रेशियो निकालना है, उनका जो भी नंबर है उसका आप वैल्यू का स्क्वायर कर लो और डिवाइड कर लो, वो आंसर हो जाएगा। यानी कि यहां हो जाएगा आपके पास 7 का स्क्वायर, यहां हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, और 4 का स्क्वायर क्या हो गया अपने पास 16 हो गया। यानी कि ये इसका रेशियो आ रहा है R7 और R4 का, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज आप देखो, आपको मैं कोशिश करता हूं यही कॉन्सेप्ट एक और तरह से समझाने की, समझो गौर से। आपके सामने अभी जो आपने nth ऑर्बिट के रेडियस का फॉर्मूला लिखा वो क्या था, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट। देखो जब आपके पास n इज इक्वल टू, समझो यहाँ पे ऐसे चल रहा है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 3 4, ऐसे चलता हुआ जा रहा है, समझते जाना। अगर मैं यहां पे इनके रिस्पेक्टिव रेडियाई लिखूं तो आर नॉट आएगा, दूसरे का क्या है 4 R0, भाई यहां से निकाल रहा हूं। भाई जब सेकंड सेल है तो इनकी जगह 2 डाल दूंगा, तो 2 का स्क्वायर 4 R0, जब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 R0, फिर 4 तो 4 का स्क्वायर 16 R0, फिर 25 R0, ऐसे चलता हुआ जा रहा है। अब देखो जो मैं समझा रहा हूं, ये पहले शेल का रेडियस है, ये दूसरे का है,
ये तीसरे का है, ये चौथे का है। क्या मैं ये कह सकता हूं पहले के मुकाबले में जो दूसरा है वो 4 गुना बड़ा है आपका रेडियस? समझो, अगर पहले के रेडियस का वैल्यू आर नॉट है तो दूसरे का 4r0 है, यानी कि पहले के मुकाबले में 4 गुना बड़ा आपके पास ये ऑर्बिटल रेडियस है। और पहले के मुकाबले में तीसरा 9 टाइम बड़ा है। देखो, पहले से 9 टाइम बड़ा है और पहले से 16 टाइम्स बड़ा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस रेशियो में इजाफा हो रहा है रेडियस में, तो किस रेशियो में इजाफा हो रहा है? एन स्क्वायर टाइम इजाफा हो रहा है। एन स्क्वायर का मतलब पहले के मुकाबले में दूसरा 4 गुना, 2 का स्क्वायर। पहले के मुकाबले में तीसरा 9 गुना, 3 का स्क्वायर। पहले के मुकाबले में चौथा 16 गुना, यानी कि 4 का स्क्वायर। तो पहले के मुकाबले में एन एन स्क्वायर टाइम जो रेडियस है वो क्या है, ज्यादा है। बोलो भाई, यहां तक क्या सारी बात सबको समझ में आई है? हाँ या ना? अभी एक दो चीजें और है पढ़ने वाली, फिर बस करते हैं, ठीक है? एक दो चीजें पढ़ लें और फिर बस करते हैं इंशाल्लाह। देखो, अब मेरा बेटा जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? या वेलोसिटी तो उसको नहीं कहना सही, ज्यादा टर्म इसके लिए स्पीड की है। देखो, एक तो रेडियस हमने पढ़ लिया। रेडियस का जर्नल फॉर्मूला क्या है? आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर नॉट। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन इज रिजाइडिंग। सही है, हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब सर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किस बला का नाम है? देखो मेरे बच्चे, आप जितना बेसिकली इलेक्ट्रॉन आपका जिस भी शेल के अंदर होगा वहां पे वो रोटेट तो कर रहा होगा, यस सर कर रहा होगा, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, जी सर होगी। तो वो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको ये बात पता है बोर के पोस्टुलेट से कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, पता है ये बात? जी सर पता है। अगर मुझे यहां से v का वैल्यू निकालना है तो मैं लिख सकता हूं एन एच अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एम आर। जी सर लिख सकते हैं, इस पे तो कोई परेशानी नहीं है हमें यहां पे, नहीं नहीं। अब देखो, अगर मुझे अगर मुझे गौर से सुनना, अगर मुझे किसी भी अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है कि वो किसी भी और शेल के अंदर मौजूद है, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे कि हमारे पास, ठीक है मेरा बेटा, अगर आपने किसी भी उससे निकालना है तो टेंशन क्या है? यहां पे आप एन लगा दो और यहां पे आप एन लगा दो। क्या मतलब सर? देखो मेरे बच्चे, बाकी की चीजें तो वैसे ही कांस्टेंट है ना। एन एन चेंज हो रहा है, एच कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट। तो आपने अगर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वो यहीं से कैलकुलेट करोगे, सही। अब क्या करेंगे भाई? वी एन विल बी इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। और आर एन की जगह ये आर एन जो भी ऊपर निकाल के आए थे ये रहा, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अभी आपके सामने निकाला था, एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर नॉट। एक एन से एक एन मर गया। क्या आता है इसका फॉर्मूला आपके पास? फॉर्मूला आता है मेरे बच्चे, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट विल बी इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई एम इंटू आर नॉट मल्टीप्लाई बाय एन। अब आप नोट करो, ये सब चीज आपके पास कांस्टेंट है, देख रहे हो? ये सब चीज कांस्टेंट है। क्यों भाई? आर नॉट तो अभी ऊपर निकाला था, कांस्टेंट बताया था मैंने। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन कांस्टेंट। इस सब चीज को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर भी लेना तसल्ली के साथ घर पे बैठ के, ठीक है? सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा मेरे बच्चे 2.2 इंटू 10 पावर 6। 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? आर नॉट की जगह 0.53 इंटू 10 पावर -10 लिख देना। एम की जगह पे 9 इंटू 10 पावर -31 डाल देना। एच की जगह 6.63 पावर -34 डाल देना। एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, ये आंसर आपके पास आ रहा है, ठीक है? अब ये हमारे पास जो है ना वो स्पीड है, और अपॉन में हमारे पास क्या आ रहा है? एन आ रहा है। अब यहां से देखो, आपको पहले तो एक चीज ये नजर आ रही है कि स्पीड जो है ना वो आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शेल नंबर से। यानी कि जितना ऊपर वाले शेल में होगा उतना उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी, ठीक है? और पोटेंशियल एनर्जी उसके बाद बढ़ती जाएगी। वो भी कॉन्सेप्ट आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में, ठीक है?
बोलो बच्चे, यहां तक का क्या सबको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आता है? बोलो हाँ या ना। बस इतनी बात समझ में आती है, स्पीड मैंने कैसे कैलकुलेट की, काइनेटिक और पोटेंशियल को बाहर में डालो, वो मैं बता दूंगा। काइनेटिक तो चलो फिर भी समझ सकते हो आप। काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किसके साथ होता है? स्पीड के साथ होता है। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। शेल नंबर जब बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इतनी बात समझ आती है? यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऐसा ही यूनिट, ऐसा ही यूनिट। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपको वो मिलेगा इसका पीडीएफ। ठीक है। ठीक है। अब देखो, कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए भी दे देते हैं, फिर आगे चलते हैं। होमवर्क क्वेश्चन में भाई कुछ चीज ये है कि जैसे आपने क्या करना है, आपने n इज इक्वल टू 1 से लेके गिनती पढ़ते हुए जानी है, n इज इक्वल टू 8 तक। और आपने क्या करना है, सबके लिए रेडियस कैलकुलेट करना है, सबके लिए रेडियस कैलकुलेट करना है, एक सवाल। फिर दूसरा, आपने क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 से गिनती बढ़ती हुई जानी है, n इज इक्वल टू 8 तक, और आपने सबके लिए क्या करना है, v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यानी कि आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, स्पीड कैलकुलेट करनी है हर शेल के अंदर। मतलब हो जाएगा, कोई सवाल तो नहीं है? 8 और 8 ये 16 सवाल है, बिल्कुल आसान आसान से। बोलो, हो जाएगा या मसला है कोई इसमें? बोलो भाई साहब, बोलो 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 भाई साहब, बोलो भाई साहब। अब ये देखो, ये मेरा बेटा है, आपके पास एक 500 का क्वेश्चन है इसका। अब ये आपने बताना है मुझे, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, ये सवाल है। अबे यार, इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं उधर। वो बाहर लाने में ना उसकी वो हो रहा है, उसकी पिक्सल्स फट रहे हैं। ठीक है, चलो। ये सवाल है, बता दो अब जल्दी से। बोलो। अब इसके अंदर आपके ख्याल से क्या आंसर होना चाहिए? स्पीड का कांस्टेंट है ना 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो ये जो 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड हमने निकाला है ना, ये जो है, ये दिस इज द स्पीड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन शेल नंबर 1। ठीक है, तो ये तो है। भाई एन की जगह 1 डालोगे तो यही बचेगा ना, और तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चे जो आप पूछ रहे थे सवाल? बोलो भैया, अब इसका क्या आंसर आता है आपके ख्याल से? वेरी गुड। अब क्या कह रहे हैं, ये सवाल कह रहे हैं, इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज आर नॉट। पहला ऑर्बिट क्या है आपके पास? आर नॉट के बराबर है। ठीक है, आर नॉट है। देन द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट, आपसे कह रहा है थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आपने बताना है। तो भाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला आपको पता है? आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या, आर नॉट। थर्ड का पूछ रहा है तो 3 का स्क्वायर आर नॉट। क्या बन गया, 3 का स्क्वायर 9 आर नॉट हो गया भाई। बोलो, कोई मुश्किल तो नहीं था? आसान है। स्पीड की कांस्टेंट की वैल्यू को क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे भाई। ठीक है, किताब वाले तो कुछ नहीं कहते, अब आपकी मर्जी है, आपने कुछ और कहना है तो कह दो भाई। ठीक है, क्लियर है? और कोई सवाल? ठीक है, इस चैप्टर से थ्योरेटिकल चीजें पूछता है यार ज्यादा। इसका फॉर्मूला बता दो, इसकी वैल्यू लिख दो, ये कर दो वो कर दो, ये चीजें कर रहे होते हैं वो ज्यादा बैठ के। ठीक है, स्पीड के क्वेश्चन करा दूं, चलो स्पीड का भी एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। लेट से आपको कहते हैं भाई n इज इक्वल टू 2, यानी कि जब आपका इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 2 के अंदर आएगा तो आपने क्या करना है, तो आपने स्पीड निकालनी है। तो भाई बता देते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल 2, तो ये 2.2 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड थी शेल 1 में। अपॉन में n आता है, n की जगह यहाँ 2 आ जाएगा। इस पे स्क्वायर में स्क्वायर नहीं है, तो भाई सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2 वन जा, डेसिमल आया फिर वन जा, तो क्या बन गया 1.1 इंटू 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हो गया मसला है। जो बच्चा सवाल पूछ रहा था हो गया। बोलो भाई, क्या यहां तक सबको सारी बात अच्छे से समझ में आती है?